सर सच्चाई यह है कि इस मुल्क के गरीब, दलित, मुसलमान, आदिवासी, इनके लिए जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं है। और एक अनस्पोकन रिजर्वेशन है दलित, मुसलमान, आदिवासियों के, इनको जेल में रहना पड़ता है। मैं कहना चाहती हूँ कि क्यों पीड़ा हो रही है, तुम्हारे तो ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ था। मैं तैयार हूं मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो, कहां मारोगे बताओ। अरे तुम कहां मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। अरे तुम्हारी गोली डरने वाला बैठो तुम। लेकिन ऐसा साधु सन्यासियों के साथ हुआ है और हम भी उसको झेले हैं। और ने हम नहीं झेला महाराज जी, हमने झेला है और हमें झिलवाया गया है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मोदी सरकार ने गुलामी की निशानी कानून को हटाकर 3 नए क्रिमिनल कानून लोकसभा से पास कर दिए। अब ये कानून राज्यसभा के पटल पर है, लेकिन लोकसभा में कानून पर चर्चा के दौरान एक बार फिर से ओवैसी ने मुस्लिम राग अलापा। ओवैसी नए कानून के खिलाफ उतरे और आंकड़े गिनाए कि कैसे दलित और मुसलमानों के साथ पक्षपात किया जाता है। सुनिए। भारत में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल अगर कोई है जेलों में तो मुसलमान, दलित, आदिवासी हैं। सर इनका कन्विक्शन रेट देख लीजिए आप। एनसीआरबी का डेटा है 2017 से 21 का। 20% अंडर ट्रायल मुसलमान है, 16% कन्विक्शन है और मुसलमानों की आबादी 14.2% है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लीजिए, जिसको इस्तेमाल किया जाता है जुडिशियल प्रोसेस को सबवर्ट करने के लिए और फेयर ट्रायल को सबवर्ट करने के लिए। आज भारत की जेलों में 30% डेटेन्यूज मुसलमान है। उत्तर प्रदेश में 2017 में 33% मुसलमान डेटेन्यूज थे। आज 83.9% उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमान डेटेन्यूज है। सीजेपीएपी का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है सर कि कोविड-19 के दौरान जिन लोगों 25% मुसलमानों का अरेस्ट किया गया था, ये बायसनेस नहीं है तो क्या है? मध्य प्रदेश में मुसलमान 7% के करीब है और 21% मुसलमानों का नाम सर एफआईआर में डाल दिया गया था। तो आप ओवैसी को सुन रहे थे, कानून की खामियां गिनाते, लेकिन बात बात पर दलित और मुसलमान का जिक्र। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान, दलित और आदिवासी के लिए एक अघोषित आरक्षण है कि इनको जेलों में ही रहना पड़ता है। सुनिए। सच्चाई यह है कि इस मुल्क के गरीब, दलित, मुसलमान, आदिवासी, इनके लिए जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं है। और क्या जुर्म है पता ही नहीं इनको। सर प्रोजेक्ट 39 ने, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने उन लोगों का सर्वे किया जिन पर सजाए मौत दी गई। हैरत अंगेज बात यह है कि सर 76% बैकवर्ड क्लास, दलित और रिलीजियस माइनॉरिटी से ताल्लुक था। कितने दलित और एसटीज डेथ रो पर हैं सर? महाराष्ट्र में 50%। कितने मध्य प्रदेश में है सजाए मौत के? 36% दलित और आदिवासी। कर्नाटका में 36%, बिहार में 31%, झारखंड में 30%, गुजरात में 19 लोग जो सजाए मौत के इंतजार में है, 15 मुसलमान हैं। केरल में 60% जो सजाए मौत के मुल्जिम है रिलीजियस माइनॉरिटीज है। सर आखिर इस देश में कब तक ये चलता रहेगा कि अनस्पोकन रिजर्वेशन उन लोगों के लिए, उनके पास पूरा पॉलिटिकल पावर है, और एक अनस्पोकन रिजर्वेशन है दलित, मुसलमान, आदिवासियों के, इनको जेल में रहना पड़ता है। कि आखिर ये कैसे मुमकिन है सर कि आलाजात के जो अक्सरियती तबके के लोग हैं उनके पास सियासी ताकत है, माशी ताकत है, सोशल ताकत है, और मुसलमान और दलित, आदिवासी जेलों में पड़े रहते हैं। अब ओवैसी साहब को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि क्या अदालतें इस देश में अब पूछे कि भाई आप इस खास समुदाय से हैं तो आपको सजा नहीं दी जाएगी? ओवैसी को जवाब दिया साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने और कहा कि नए कानून से दंड नहीं बल्कि न्याय मिलेगा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बिना नाम लिए ओवैसी पर हमला बोला और कहा कि नए कानून से इन्हें पीड़ा क्यों रही है। सुनिए। हमारे एक साथी, संसद के साथी कह के गए हैं कि हमारे मुस्लिमों पे ये किया जाता, मुस्लिमों पे ये किया जाता। मैं कहना चाहती हूँ कि क्यों पीड़ा हो रही है, तुम्हारे तो ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ था। कह दिया जाता कि इनको जमानत दे दो, क्रिमिनल होने के बाद भी उन्हें जमानत मिल जाती है। मैं आज धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का, धन्यवाद करती हूँ अमित शाह जी का। ये दंड का नहीं, आज ये न्याय का प्रावधान आया है हमारे।
लोकसभा में कल आखिर में सवालों का जवाब देने की बारी आई अमित शाह की, तो वो फुल फॉर्म में दिखे। अमित शाह ने ओवैसी पर तंज कसा, साथ ही ये भी बताया कि कैसे राजद्रोह कानून को देशद्रोह में बदला गया है, मॉब लिंचिंग के मामले में कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि उसने मॉब लिंचिंग रोकने के लिए क्या किया। सुनिए। राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम। पहले राजद्रोह की व्याख्या थी, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। राज से मतलब शासन था, भारत नहीं था। किसी भी राज्यकर्ता के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो इसके पर अपराध राजद्रोह का कानून लग जाता था। हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है। व्यक्ति की टीका ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है और देश को नुकसान करने वाले को कभी बख्शना नहीं चाहिए। ये दृढ़ता भी इसमें है। मॉब लिंचिंग का प्रावधान भी किया है। हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है, भारत का उत्कर्ष। एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए? चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि सड़क से संसद तक ओवैसी का मुस्लिम राज, गुलामी का कानून बदला गया, उसमें भी हिंदू मुसलमान निकल रहा है। नए कानून से ओवैसी को दिक्कत क्यों है? सवाल यह भी कि राजद्रोह लिंचिंग कानून पर कौन भड़का रहा है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राजेश चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, विष्णु शंकर जैन जी वकील, मोहम्मद फैज खान नेशनल कन्वीनर है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, हाजी मेहरदीन रंगरेज इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, और दानिश कुरैशी एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में विष्णु जैन जी आपसे कर रहा हूं और इसलिए कि आप पैनल पर सबसे ज्यादा कानून के जानकार हैं। ओवैसी ने सवाल पूछा कि कब तक दलित मुसलमान जेल में रहेंगे, तो क्या अंडर ट्रायल कौन होगा, किसको सजा दी जाएगी, कन्विक्टेड कौन होगा, इससे पहले उनकी जाति देखी जाए, उनका समुदाय देखा जाए, उनका धर्म देखा जाए? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट है और अपने आप को अगर वो बैरिस्टर कहते हैं तो उन्हें खुद सोचना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो किस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसका कारण ये है, आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 2013 में अखिलेश यादव सरकार कुछ हार्डकोर टेररिस्ट को रिलीज कर रही थी, छोड़ रही थी, और उसको जब चुनौती दी गई तो उस ऑर्डर में जो छोड़ने का ऑर्डर था उसमें लिखा था ये सारे इनोसेंट मुस्लिम यूथ हैं इसलिए हम उनको छोड़ रहे हैं। जब वो छोड़ने के ऑर्डर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें स्टे नहीं लगाया, आप जान के हैरान हो जाएंगे राकेश जी, उसमें से काफी लोगों का आज कन्विक्शन हो चुका है। अब और वो सारे लोग वो लोग हैं जिन्होंने संकट मोचन पे, लखनऊ की सिविल कोर्ट में और अलग अलग जगह बम ब्लास्ट किए थे और उनमें से आज काफी लोग का कन्विक्शन हो गया है। अब कन्विक्शन अगर हुआ है तो आप क्या कहेंगे कि ये जो है बड़े इनोसेंट यूथ थे और इनका कन्विक्शन हो गया। तो आप ये सोचिए, आप इस देश की पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं, जिसने पूरा ट्रायल करके आपको फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी देके, एफआईआर रजिस्टर करके, जांच करके, चार्जशीट फाइल करके, उसके बाद केस को एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाया। आप कहते हैं उसमें आपने उसका धर्म जोड़ दिया। आप अगर उसको, और ऊपर से एक बैरिस्टर होके, अगर एक आदमी कोई गुनाह कर रहा है तो वो गुनहगार होता है, ना वो हिंदू होता है, ना वो मुसलमान होता है, ना वो दलित होता है, ना अपर कास्ट होता है। तो मुझे लगता है इस तरह की बयान, और वो ये बताए ना कि जो मौजूदा आईपीसी और सीआरपीसी में अमेंडमेंट हो रहा है इसमें क्या खामी है। ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। दानिश कुरैशी, खामियां बतानी चाहिए थी, ना कि यह बताना चाहिए था कि किस समुदाय का कितना % अंडर ट्रायल है। धर्म देखकर, जाति देखकर फैसले नहीं होते हैं। देखिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो पार्लियामेंट में उन्होंने बखूबी अपनी बात रख दी है। आप बाहर निकल के कुछ भी वो बोलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो कुछ भी बात उन्होंने रखी है वो तमाम तर्कों के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है और हुकूमत का ये काम है इसको रिप्लाई देना, क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हैं और विपक्ष में बैठे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सवाल करें। सवाल वहां वो थी कि सिविल राइट्स की और लिबर्टी की जो बात है उन चीजों पर बात की गई थी
और दूसरे नंबर की बात, ये माननीय वकील साहब जो बातें कर रहे हैं ना, वो बातें बड़ी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे का कार्यक्रम ये है, अदालत का काम है जो भी चीज उनके सामने आए उस पर फैसला करना। सवाल ये है कि अदालत के सामने जो चीजें पेश होती हैं उसका फैसला तो अदालत करती है, लेकिन उसके पहले जो पुलिसिया कार्रवाई है या उसका जो सवाल है वो वहां तक नहीं पहुंचती, या उसके अंदर में लूपहोल छोड़ दिए जाते हैं या रख दिए जाते हैं, उस पर तो कोई जवाब नहीं देता कोई। नहीं दानिश कुरैशी, ये सारी बात आपकी ठीक है, सारी बात ठीक है, लेकिन उसमें नहीं कहना चाहिए था ना कि बार बार मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अगर करने लगे तो फिर ये शंका उठने लगती है कि आपका टारगेट क्या है, आप किसको भड़काना चाहते हैं। आगे सुनिए आगे सुनिए आगे सुनिए, मुझे ये बताइए कि अभी याद आया वकील साहब को कि भाई जो यूथ है उनके खिलाफ विड्रॉ कर लीजिए मामले, तो मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं इनके खिलाफ जो मामले थे उसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, उसका कोई जवाब है कोई जवाब? मतलब वो ट्रायल फायर नहीं थी, वो किसने? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, राकेश जी जरा ये बताइए कि क्या किसी ने सेक्शन 321 सीआरपीसी के तहत केस विड्रॉ करने का ऑर्डर पास किया है क्या? बताइए जरा। बात वो है ही नहीं। आप अगर केस को कंटेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अगर केस को लड़ नहीं रहे हो और उसके बाद आप कहते हो कि ये गलत है, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ राकेश जी, अकबरुद्दीन ओवैसी के जो छोटे भाई हैं उन्होंने जो हमारे देवी देवताओं का बड़ा बड़ा अपमान किया था, जो आज भी लाइव चैनल्स पे रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे मौजूद है, क्लिंचिंग एविडेंस के बाद भी इसी सिस्टम के तहत उनको एक्विटल किया गया, तब किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। जो उन्होंने मां कौशल्या के बारे में बोला था, हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, ये सारी ठीक है, नहीं ठीक है, बड़ी बात आपने कही है विष्णु जी। मैं आ रहा हूं दानिश कुरैशी, सवाल ये नहीं है कि ओवैसी ने क्या कहा, सवाल ये है कि वो मैसेज क्या देना चाह रहे थे और कहां मैसेज देना चाह रहे थे, इसीलिए ये चर्चा कर रहे हैं। राजेश चौधरी जी, मैं पूछ रहा हूं ना, ठीक है, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि उनके भाई को कैसे इस सिस्टम के तहत एक्विटल हो गया, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के बाद, ठीक है, अगर ये सिस्टम इतना बुरा है तो उनके भाई का कैसे एक्विटल हो गया, वीडियो होने के बाद, क्लिंचिंग एविडेंस होने के बाद। ठीक है दानिश, जो सवाल विष्णु जी ने पूछा उसका जवाब तैयार रखिएगा, मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले राजेश चौधरी, ओवैसी ने साफ तौर पर यह कहा है यूपीए आप लोग लाए इसलिए कि दलितों और मुसलमानों को जेल में रखा जाए। देखिए, ओवैसी जी का कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो देश हित में कभी वो बोलते हों। बहुत सारे आंकड़े वो दे रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, मैं भी सुन रहा था। मैं भी एक प्रश्न खड़ा करता हूं कि आप ये बताइए, देश में लगभग 18% आबादी मुसलमानों की है और कुल मिलाकर के करेंगे तो, और लॉ एंड ऑर्डर और मुकदमे और अपराध में उनकी सहभागिता 38% है। आंकड़े भी नहीं मालूम, क्या बात करेंगे। 38% मुस्लिम देश में क्रिमिनल हैं आंकड़े, सुनिए ना, सुनिए, ये मेरा अपना आंकड़ा है, सुनिए क्या होगा, क्या सुनिए, सुनने की आदत डालिए, समझ में नहीं आता। देखिए 18% लोग देश में 38% अपराध करते हैं, 100% आतंकवादी मुसलमान होता है, ये नहीं बोलेंगे वो। अरे सर 100% आतंकवाद में सहभागिता किसी की है तो वही है, उन पे भी तो आतंकवाद का इल्जाम है, बताइए विरोध करने के लिए आप ये सब बात करेंगे। अरे 38 और मैं पूछना चाहता हूँ ओवैसी जी से, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, बैरिस्टर हैं, बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं, अरे मुसलमानों की लिटरेसी क्यों कम है, कम पढ़े लिखे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग उस समाज को लीड करने वाले लोग? क्यों आप उस समाज को लीड करते हो और उनके बच्चों को नहीं पढ़ने दे रहे हो? क्यों उनके हाथ में आप जो है कंप्यूटर क्यों नहीं थमाते हो? आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ भी बोलेंगे, एफआईआर ही नहीं होगी तो ट्रायल कहां से होगा? कुछ भी बोलेंगे, आप गर्दन उतारने की बात तो उनको सिखा देंगे, उनको पढ़ाई लिखाई सिखाने का काम आप नहीं करेंगे। मुसलमानों का इस्तेमाल करना है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक का कानून ला करके मुसलमान महिलाओं को, मैं आ रहा हूं दानिश, मैं आपके पास भी आऊंगा। राजेश चौधरी जी, आप लोग ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। शारीरिक शोषण आपके लोग करते हैं, ये उससे बाहर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। ठीक है, लेकिन 100% आतंकवादी सभी आतंकवादी मुसलमानों, ये भी जरूरी नहीं है, हम इस बात को नहीं मानते हैं। लेकिन मेहरदीन, जो सवाल है, जो बातें ओवैसी ने कही, कह रहे हैं कि
कह रहे हैं कि 83 आंकड़े, इसको कौन बदल देगा? नहीं ठीक है राजेश जी, ठीक है सर, आ रहा हूं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 83% मुसलमान नजरबंद है जो जेल में है। वो क्या नजरबंदी वाली बात, मतलब कुछ भी बरगला देना है तो बोल देना है। वो ये कह रहे हैं कि यूपी में, एमपी में मुसलमान 7%, जबकि 27% मुसलमानों का नाम एफआईआर में। मतलब प्रोपेगेंडा की हद होती है। अरे भाई, जितना टोटल केस रजिस्टर्ड था उसमें से 27% राज्य की पॉपुलेशन का नहीं लेने देना है उससे कुछ। देखिए राकेश जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा झूठ बोल रहे कि हैं भाजपा की जो सरकार है वो दलित, मुस्लिम और आदिवासी के खिलाफ है। एक बात तो ये है। दूसरी सच्चर कमेटी की बात है, रघुनाथ मिश्रा की रिपोर्ट है कि दलितों से भी बदतर जो है मुसलमान भारत में है। उस पर आपने क्या किया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। आपने क्या काम किया मुस्लिमों के लिए, जो आप बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि उन्हें तालीम में आना चाहिए? तीसरी, आपको चाहते हैं इसका संविधान बदलना, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके सलाहकार, उन्होंने संविधान ही बदल देना चाहिए। ये संविधान में ही बहुत सारी कमियां हैं और आप तो चाहते हैं मूल धारा में आप क्यों नहीं जोड़ते मुसलमानों को? आप बताइए, आपके कैबिनेट में कितने मिनिस्टर हैं मुसलमान? आप 3 तलाक के नाम पर शारीरिक शोषण करते हैं, उसका जवाब जानना चाहते हैं लोग। राकेश भाई, क्यों कानून व्यवस्था की स्थिति वहीं खराब होती है जहां आपकी आबादी बढ़ जाती है? दीजिए ना संसद भवन में, मगर आप नहीं दे पाएंगे। दूसरे धर्म के लोगों को जीने का अधिकार उनको रखा जाता है। अरे भाई, से लेकर मेरी बात, मुसलमान अंडर ट्रायल है तो हिंदू भी अंडर ट्रायल है। कई सारे आप जेलों में चले जाइए, हर धर्म के लोग मिल जाएंगे। ये कहाँ होता है? पुलिस मॉब लिंचिंग करती है। पुलिस यूपी में जहां जहां भाजपा की सरकार है मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग करती है। अरे तो पहले एक मिनट राजेश जी, सुनिए ना, सुनिए मेहरदीन, तो यही सरकार मॉब लिंचिंग के लिए कानून भी लेकर आई। इससे पहले क्यों नहीं कानून आ गया? फैज खान, अच्छा ठीक, अच्छा वो अभी पूछ लूंगा, अभी पूछ। अरे सुनिए ना, रुक जाइए, रुकिए अभी। अच्छा ठीक है, अरे ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है दर्द कहां पर है। मैं फैज खान के जवाब के बाद विष्णु जैन से पूछूंगा कि इससे पहले मॉब लिंचिंग के लिए कानून था कि नहीं था। लेकिन फैज खान, उससे पहले अगर कोई नेता यह कहे संसद में खड़ा होकर कि 25% मुसलमानों की गिरफ्तारी हो गई कोविड के दौरान, तो मैसेज क्या है, इसका मतलब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। असदुद्दीन ओवैसी ने खुद अपनी पोल खोलकर रख दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जितने मुसलमान हैं उससे ज्यादा प्रतिशत में अपराधी मुसलमान दिखाई देते हैं। कुल जनसंख्या से अधिक मुसलमान है जितने प्रतिशत है। शिक्षा में सबसे पीछे है। तरफ मंच है, तो ये शर्म की बात किसके लिए हुई? ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के लिए शर्म की बात हुई कि जनसंख्या प्रतिशत से अधिक मुस्लिम अपराधी और शिक्षा में सबसे पीछे अपराधियों को। तो यही मुसलमानों के लीडर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, तुम खुद दोषी हो कि मुसलमानों की स्थिति है। और हर चीज में, पहले सेना में, फिर चिकित्सा में, शिक्षा में जाति धर्म देखना, और अब अपराध में भी जाति धर्म देखना। ये अभी कह रहे थे मेहरुद्दीन साहब, क्या कह रहे थे जी? आदिवासी, दलित, मुसलमान, बीजेपी इसके विरोधी है। 300+ सीट ऐसे ही मिल गई। 85% है मुस्लिम, दलित, आदिवासी मिला दे, देश की जनसंख्या का प्रतिशत 85 होता है इनको मिलाकर। यदि ये विरोधी है तो 300% से 300 से अधिक सीट कैसे आ जाएगी? तो ये कुछ भी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इनका केवल एक उद्देश्य है, कोई अपराधी आए उसको भटका हुआ नौजवान कर दो, अपराधियों का समर्थन कर दो। ये लोग मिली है राकेश भैया, कानून को भी नहीं मानते हैं। जब राम मंदिर का फैसला कानून के तहत आया तब भी इन लोगों ने इसका विरोध किया। राम मंदिर का फैसला कानून के तहत इन्होंने विरोध किया। विरोध करना, नहीं मेहदीन, लेकिन ये अलग बात कह रहे हैं। नहीं, फैज खान ने एक अलग बात कह दी। मैं आ रहा हूं, रुक जाइए। फैज खान ने एक अलग बात कह दी, वो शायद आप लोग नहीं पकड़ पाए कि वैसे खुद पोल खोल रहे हैं कि भाई ये आबादी से ज्यादा अगर इधर का परसेंटेज है तो क्यों है। ये बात ओवैसी ने कभी सोची, पूछी, या फिर कभी जाकर अपने लोगों के बीच में बातचीत करने की कोशिश की है क्या? लेकिन विष्णु जैन, पहले एक सवाल का जवाब, मॉब लिंचिंग का कानून पहले से था जिस तरीके से अभी आया है? देखिए, मॉब लिंचिंग का कानून सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला के केस में उसके लिए गाइडलाइंस ले डाउन की थी, और उसके बाद उसके तहत जितने भी मॉब लिंचिंग के ऑफेंसेस हो रहे थे वहां पे कार्रवाई हो रही थी। भारत सरकार ने उस केस में श्वेत पत्र भी जारी किया था
कि मॉब लिंचिंग पे उनका क्या स्टैंड है और उसको एक बहुत सीरियस और घृणित अपराध माना गया था। और मॉब लिंचिंग की जितनी घटनाएं हुई, चाहे वो इखलाक हो, चाहे वो राजस्थान की घटना हो, चाहे वो हरियाणा की घटना हो, सब में सख्त सख्त कार्रवाई की गई और काम किया गया। पर अब जो मौजूदा कानून आया है उसको उसने और अच्छे से कोडिफाई करने का काम किया है। यहाँ पे मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं राकेश पांडे जी, आप इस बात की जरा अहमियत को समझिए कि यहाँ पे ओवैसी जी जो बयान दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दलित और हिंदू को बांटने के लिए काम कर रहे हैं। और वो जो राजनीति कर रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको अचंभे की बात बताता हूं, उनके जरा पार्टी का संविधान उठा के देख लीजिए। उस संविधान को मैंने चुनौती दी हुई है दिल्ली हाईकोर्ट में, आज तक उसमें उन्होंने अपना जवाब नहीं फाइल किया है। पूरी की पूरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए बनी हुई है। अगर इतनी दलितों की चिंता थी तो अपने दलितों के लिए आपने अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में कुछ क्यों नहीं लिखा? और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप मुझे बताइए, अभी ज्ञान व्यापी के केस में आप आए दिन सुन रहे हैं कि यहाँ पे भड़काया जा रहा है कि हम सड़कों पे उतरेंगे। एक महाशय उन्होंने कहा कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है, कोर्ट से ऊपर हमारी आस्था है, हम कोर्ट को नहीं मानते। और जो बहुत बड़े बड़े वकील हैं, महमूद पराचा साहब उनके बगल में खड़े हुए थे। और अगर जब इस तरह की भड़काऊ रैली होती है, अगर कोई एफआईआर की जाएगी तो कहेंगे ये तो मुसलमान है, इनके ऊपर नहीं ठीक है, आपने बड़ी बात कही, मैं जवाब ले लेता हूं फिर राजेश जी आपके पास। और ठीक, दानिश, ये तो आपके पार्टी के संविधान को इन्होंने कोर्ट में तक में चैलेंज कर दिया है कि आप किस तरीके से एक पक्षीय प्रोपेगेंडा चलाते हैं देश में। 30 सेकंड में जवाब, फिर राजेश जी के पास। देखिए, उनका अधिकार है, कोर्ट में कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हैं, कोई पाकिस्तानी भी जा सकता है, कोई भारत विरोधी व्यक्ति भी उसका अधिकार है, चाहे वो जो भी करा है कानून के दायरे में। उन्होंने मांगा है, मांगिए, हमें कोई एतराज नहीं है। जिस दिन इलेक्शन कमीशन को या अदालत को ये लगेगा कि भाई ये चीजें गलत है, इलेक्शन कमीशन उसकी संज्ञान लेगा और उसमें जो भी अगर चेंज करना होगा। देखिए, इंटरप्ट मत करिए आप, अरे मेरी बात सुनिए, अरे आप इंटरप्ट मत करिए। देखिए पांडे जी, ऐसे बात नहीं होगी। अच्छा, आज तक आपने अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया है। पूरी की पूरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के बेनिफिट के लिए बनी है, सारे के सारे एजेंडा मुस्लिम समाज के लिए। उसमें क्यों नहीं किसी और वर्ग का नाम है? और आपने डिक्लेरेशन दिया है कि हम सेकुलर पार्टी। एक बड़ी अच्छा रुक जाइए, एक बड़ी खबर आ रही है, मुझे उधर जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले राजेश जी एक जवाब, आपका आखिरी जवाब, कि ये तो तय है कि अब 2024 का चुनाव में इन सब चीजों को लेकर जाया जाएगा और एंटी मुस्लिम आप हैं, ये साबित करने की कोशिश होगी। नहीं, पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं पांडे जी। एक बड़ी खबर आ रही है दानिश जी, मुझे उधर जाना पड़ेगा, राजेश जी का एक जवाब पहले। विष्णु शंकर जैन जो, प्लीज राजेश जी। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पे आदेश दिया और बरसों उसकी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध करने का काम भी ओवैसी जी ने किया ना, किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया। जो देश के सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं करते हो, उनके मुंह से कभी न्याय की बात आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। वो तो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश में सरकार के प्रति घृणा का माहौल पैदा करना। मैं रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर